हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी एई एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 2020 का पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ सर्कुलर कॉलम ऑफ 200 mm रेडियस अ सर्कुलर फुटिंग ऑफ रेडियस 1.25 मीटर इज प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ ऑफ फुटिंग इज 600 mm, फैक्टर्ड अर्थ प्रेशर दिया हुआ है QU, कैरेट डिजाइन 2 SCR। तो कैसे करते हैं हम? मान लेते हैं कि ये है फुटिंग और ये है कॉलम। कॉलम का रेडियस दिया हुआ है 200 mm और फुटिंग है 1.25 मतलब 2.5 मीटर हो गया, और ये 200 mm मतलब ये 400 mm का डायमीटर हो गया। तो वैसे हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? D/2 डिस्टेंस चारों सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, इसके बाद जो प्रेशर आएगा इस रीजन में वो कहलाएगा। तो D/2 कितना है? D है 600 तो 300 mm। तो अगर हम रेडियस कैलकुलेट करें इस बड़े सर्कल का, मतलब बीच वाले सर्कल का, तो कितना आएगा? इसका रेडियस है 200 और D/2 मतलब 300, तो 300 और 200 500 हो गया। तो इस इंटीरियर सर्कल का रेडियस हो गया 500। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपल है। देखिए कैसे आएगा टोटल का, जो सबसे बड़ा सर्कल है मतलब फुटिंग का एरिया कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 1.25 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटीरियर का। तो इंटीरियर का अब नया रेडियस कितना आ गया? 0.5 मीटर। 0.5 300 प्लस 200। ठीक है, तो ये इससे मिल जाएगा टोटल बाउंडेड मतलब पंचिंग फोर्स F। और पंचिंग स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं? F अपॉन पेरीमीटर इंटू डेप्थ। इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आंसर आएगा इसका अप्रोक्सीमेट, मेरे हिसाब से जो आंसर है वो 1.6 के आसपास आएगा। ठीक है, 1.6 के आसपास। मोटार यूज फॉर ब्रिक मशीनरी शैल कंफर्म द जनरली टू। मोटार का कोड कौन सा है? 2250। 2116 किसका है? 2116 है सैंड का, मोटार में ही सैंड का। 456 तुम्हें पता ही कंक्रीट का आरसीसी का। और 1332 किसका है? प्रीकास्ट का। जो कौन सा? प्रीकास्ट पोल्स जो आते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, उसका। आंसर आएगा 2250। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन पाइल्स डोमिनेंट सिन किसमें लगता है? जो रिसेंट फिल हो और कौन सा? सॉफ्ट सॉइल हो और रिसेंट फिल सॉइल हो, तुरंत अभी फिलिंग किया गया हो, उसमें नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रिक्शन पाइल इन सॉफ्ट क्ले। और हमेशा याद रखना ये फ्रिक्शन पाइल में ही आता है, बेयरिंग पाइल में नहीं आएगा। हायर डेंसिटी एंड लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसमें होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल में। फाइन ग्रेन सॉइल में हायर OMC चाहिए होता है और लोअर MDD मिलता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब आंसर आएगा B, C नहीं B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल अंडर रिम्ड पाइल और सिंगल अंडर रिम्ड पाइल। अंडर रिम्ड पाइल कहाँ पे यूज करते हैं? ब्लैक वाटर सॉइल, जहाँ पे एक्सपेंसिव सॉइल हो। तो अगर दो अंडर रिम्ड पाइल लगाते हैं, देखते हैं आईएस कोड का क्लॉज क्या कहता है। ये रहा आईएस कोड का क्लॉज, कहता है कि अगर डबल या फिर उससे ज्यादा अंडर रिम्ड पाइल है तो 50% इंक्रीज हो जाएगा लोड। ये है कोड। ठीक है, ये कोड की वैल्यू है 2929 IS 2911 पार्ट 3। ठीक है, ये है अंडर रिम्ड पाइल के लिए कोड। तो आंसर आएगा 1.5 मतलब 1.5 टाइम्स ही बढ़ाएंगे। इसीलिए दो से ज्यादा बल्ब इफेक्टिव नहीं होता। आप 3 बल्ब भी प्रोवाइड करोगे तब भी लोड की कैपेसिटी 1.5 टाइम्स ही रहेगी। 4 प्रोवाइड करोगे तब भी। तो 2 या 2 से ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैक्सिमम बल्ब जो होता है अंडर रिम्ड पाइल में वो 2 ही रखते हैं, क्योंकि कैपेसिटी मैक्सिमम हम 1.5 टाइम्स ही बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब। स्टोक्स लॉ कहाँ के लिए वैलिड है? मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कहाँ के लिए वैलिड होता है? 0.0002 से लेके और 0.2 mm तक। ये भी mm में है और ये भी mm में है। इसमें मिलता जुलता कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैंसिल हो जाना चाहिए। बट इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 इट मींस द सॉइल। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय IP। और कह रहा है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 है, मतलब WL और WN जो है वो सेम है, मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो किस पे है? लिक्विड लिमिट पे है। तो इज एट लिक्विड लिमिट। ये नहीं होगा, क्योंकि ये कब होगा? जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC की वैल्यू लेस देन 0 हो। जब लेस देन 0 हो जाए तब लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। अगर 0 है मतलब वो लिक्विड लिमिट पे है। ठीक है, आंसर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीजेस विद, हम सभी जानते हैं टाउ इज इक्वल टू होता है C प्लस सिग्मा 10 फाई। सिग्मा 10 फाई तो नॉर्मल स्ट्रेस बिल्कुल, कोहेजन ऑफ सॉइल C प्लस, तो कोहेजन नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सिग्मा, इसमें 10 फाई। कोहेजन ऑफ सॉइल C, यस। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 10 फाई, यस। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। इफ ट्राइक्सियल टेस्ट व्हेन द ड्रेनेज इज अलाउड इनिशियली, तो फर्स्ट स्टेज कंसोलिडेशन स्टेज में ड्रेनेज अलाउड है, कंसोलिडेशन स्टेज है। और कह रहा है कि दूसरे स्टेज में अलाउड नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। कंसोलिडेटेड C, कंसोलिडेटेड
अनड्रेन्ड टेस्ट, CU टेस्ट। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर दिया हुआ है, तो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, तो Kp इज इक्वल टू 1/Ka आ जाएगा 3। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन इन एनी केस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन सैंडी क्ले शुड नॉट बी लेस देन, कितना है 800 और 900 mm, क्ले के लिए 900 mm है। व्हेन द, और किसी भी सॉइल के लिए मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। 500 से कम किसी भी सॉइल पे नहीं हो सकता, कोई भी फुटिंग हो, कोई भी सॉइल हो, 50 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता, मतलब 500 mm से कम नहीं हो सकता। When the width of foundation is 900 mm, settlement is found to be 30 mm. Under the same condition, if the width of footing is 600 mm, the settlement will be, मेरे हिसाब से इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लेट लोड टेस्ट जो करते हैं एज पर दिस IS कोड, उसमें सीटिंग लोड कितना रखते हैं, मतलब जो सीटिंग लोड होता है, प्री लोडिंग लोड, वो होता है 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बी। Which of the following is the cube size, कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए, तो 7.06 सेंटीमीटर, और कंक्रीट के लिए 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। What is the loading rate used in compressive strength test? अब यहाँ पे ये नहीं पूछा किसका, ये एज्यूम कर लेते हैं हम कंक्रीट का, तो कंक्रीट का होता है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। और अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में होता है 35, तो सीमेंट, अब यहाँ पे 35 ऑप्शन नहीं है, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट होता है सीमेंट का, लेकिन कंक्रीट का हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन मैच हो रहा है 14 न्यूटन, तो ये कंक्रीट का है, बोला नहीं है वैसे तो। व्हाट इज द डेप्थ शुड द निडल इन द विकेट apparatus penetrate into the cement paste in the consistency test? तो टोटल जो डेप्थ होती है 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, सॉरी 40 सेंटीमीटर नहीं, 40 mm की डेप्थ होती है, और टोटल डेप्थ कितना होता है 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम, तो कितना आ जाएगा 30 to 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड। नेक्स्ट है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग, तो कोई भी जो मिनिमम क्लास है, मिनिमम ग्रेड है ब्रिक का, वो 3.5 है। जिप्सम कब ऐड होता है सीमेंट में, तो ये होता है ग्रिंड करने से पहले, जब क्लिंकर बाहर आता है तो ग्रिंडिंग पीसने से पहले उसको क्लिंकर में ऐड किया जाता है जिप्सम 3 to 4%, और उसके बाद ग्रिंड करते हैं। कह रहा है IS कोड के आधार पे यहाँ पे दो चीज बतानी है हमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो 0.7 into √ FCK और 5000 into √ FCK। ये IS 456 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा सी। द एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 10 मीटर, मूविंग लोड है, सिंपल है, सेंटर पे रखिए। क्या करता है कि जो यूडीएल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो प्रोपोर्शन है वही होना चाहिए, स्पैन का भी प्रोपोर्शन, मतलब L/2 ये भी होना चाहिए, L/2 ये भी होना चाहिए, और इसका भी L/2 इधर, और लोड का भी L/2 इधर, तो सिंपल सा एंड बीच में रखेंगे, सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग। 40 किलोन्यूटन लोडिंग है, 2.5 इधर, 2.5 इधर, टोटल जो लेंथ है उसका 10 मीटर है, तो यहाँ पे अब इसका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, यूडीएल लोडिंग के साथ इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, आंसर आएगा 375। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 पॉइंट लोड है और सभी के बीच में स्पेसिंग है 2 मीटर का, और दे ट्रेवर्स अ गर्डर ऑफ 30 मीटर, गर्डर का स्पैन है 30 मीटर, स्पैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद 10 किलोन्यूटन लोड, लोडिंग नहीं लीडिंग, यहाँ पे आना चाहिए लीडिंग। द मैक्सिमम शियर फोर्स एट 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा, तो कैसे कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट लोड को यहाँ पे रखेंगे, फिर सेकंड लोड को रखेंगे, और देखेंगे सबसे जो पीक बन रहा है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव में से जो ज्यादा होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि फर्स्ट लोड को पहले रखते हैं, तो फर्स्ट लोडिंग में क्या होगा, अगर मैक्सिमम हम पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 10 का लोड है वो यहाँ पे है, ठीक है, 10 वाला लोड यहाँ पे है और बाकी सब इससे पीछे है, तो ये हो जाएगा Y1, बाकी यहाँ पे Y2, ये Y3 और Y4, ठीक है। Y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ कितनी है 8 मीटर, तो 8/30, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/30, ये हो जाएगा 6/30, ये 4/30, 6/30, 4/30, 2/30, और ये हो जाएगा 22/30, जो स्पैन का प्रोपोर्शन है वो डिवाइड बाय टोटल स्पैन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मोमेंट के लिए अब इसमें हमें फाइंड कर देना है, तो पहला लोड इंटू Y1 प्लस दूसरा लोड इंटू Y2 तीसरा लोड इंटू Y3, इस तरह से ऐड करना है, तो इससे जो नेगेटिव मोमेंट आएगा, नेगेटिव शियर फोर्स आएगा मैक्सिमम, वो आएगा 8.2। सिमिलरली पॉजिटिव में क्या करना है, अब यहाँ पे Y1, Y2, Y3 आएगा, वो भी फाइंड कर लेंगे, तो पॉजिटिव का कितना आएगा 30.2। मैंने वीडियो इस पे अपलोड कर रखा है ILD पे, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। आंसर आएगा 30.2।
Which स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, कौन सा है? इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें मोमेंट दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सपोर्ट स्ट्रॉन्गर होते हैं इसलिए। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रक्चर ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग क्या होता है? m स्क्वायर dx डिवाइड बाई 2ei। आंसर कौन सा आएगा 23 का? आंसर डी। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर रिजिड जॉइंट, किसी भी जॉइंट का कितना होगा? 1। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछा है इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टोटल हमेशा 1 ही होता है। अ बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? इसमें बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। हमने अभी देखा फार्मूला, m स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, तो कैंटिलीवर बीम में सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/2, इसलिए इस केस में स्ट्रेन एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। Which expression represent सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर किसको बोलते हैं? ZP/ZE और MP/ME को भी बोलते हैं, तो दोनों आएगा आंसर। द रोटेशन एट अ पॉइंट इन अ रियल बीम, रोटेशन किसके बराबर होता है? शियर फोर्स के, और डिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है? बेंडिंग मोमेंट के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरो, जीरो कितने हैं? तो जीरो के लिए क्या कंडीशन है प्रश्न में? ये दो कंडीशन है जीरो के लिए, देखिए ये आप पढ़ लीजिए। जीरो के लिए दो कंडीशन होते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। कोई भी ऐसा जॉइंट जिसपे दो मेंबर मिल रहे हो और दोनों को लीनियर ना हो, मतलब नॉन कोलिनियर है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब उसमें दोनों मेंबर में 0-0 होगा, जैसे कि ये। और अगर दूसरा कंडीशन क्या कहता है? तीन मेंबर मिल रहे हो जिसमें से दो लीनियर हो और एक कोलिनियर हो, और वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर रिएक्शन नहीं लग रहा हो, तो इस केस में तीसरा मेंबर में 0 फोर्स होगा। यहाँ पे कोई भी कंडीशन अचीव नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर आएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप समेशन देखेंगे तो चूंकि ये हिंज है, तो ये अगर समेशन देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये और ये वर्टिकल मेंबर 0, 2 आना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूं, आप चेक कर लेने को। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, आसान है, इसको फाइंड करेंगे 3m + r - 3j। मेंबर कितने काउंट कर लीजिए, मेंबर है इसमें 8, 3 × 8 + 7 - 3 × 7, आंसर आएगा 10। कंटिन्यूअस बीम है कह रहा है, जिसमें से A फिक्स सपोर्ट है और B C सिंपली सपोर्टेड है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए कौन सा इक्वेशन इसमें से वैलिड होगा? थीटा A 0 क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, MCB 0 क्योंकि हिंज सपोर्ट है, और जो बीच के स्पैन पे मोमेंट आएगा वो दोनों मोमेंट का नेट मोमेंट वहां पे 0 रहेगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अ फ्रेम टू बी एनालाइज्ड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा इस पॉइंट जॉइंट पे, जॉइंट ई पे? तो जॉइंट ई पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे सभी को सब 4ei/L फिक्स के लिए और हिंज के लिए 3ei/L करेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा। इफ एन इंटरनल स्ट्रेस कंपोनेंट, ये किसका डेफिनेशन है? तो ये है म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल का, कि यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मोमेंट है तो मोमेंट, अगर शियर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे, मोमेंट है तो रोटेशन अप्लाई करेंगे, यूनिट, तो उससे हमें जो उसका ऑर्डिनेट होगा वो क्या देगा? उसकी वैल्यू दे देगा, ILD दे देगा। तो ये म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल है। आई सेक्शन है और ये पे कह रहा है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बहुत आसान है, क्या है ये? इक्वल एरिया एक्सिस बोलते हैं प्लास्टिक। तो हमें क्या कर देना, ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया को डिवाइड कर देना। तो ये तो फिक्स डायमेंशन है, तो देखिए ऊपर 250/50 है, नीचे का 400/50 है, इसका भी थिकनेस 50 है और इसका डेप्थ है 200, ठीक है 200। ऊपर का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, नीचे का एरिया फाइंड कर लेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर का अगर करेंगे तो 12,500 + 50 × x, हम वेब की डेप्थ को x मान लेते हैं, कौन सी डेप्थ x इज इक्वल टू नीचे का एरिया, तो 20,000 हो गया नीचे वाले फ्लेंज का एरिया, 20,000 + 50 × 200, टोटल डेप्थ है वेब की 200 - x। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कहां से? यहां से, फिर आप इसमें 50 ऐड कर देना तो टॉप से मिल जाएगा, आंसर आएगा 225। नेक्स्ट है, अगेन ये डेफिनेशन है, तो कह रहा है कि लोअर बाउंड थ्योरम किसको बोलते हैं? स्टैटिक। अपर बाउंड थ्योरम कौन सा है? काइनेमेटिक थ्योरम, और लोअर बाउंड है स्टैटिक थ्योरम। लोअर बाउंड पूछा है इसमें से, तो स्टैटिक थ्योरम है। द मोमेंट व्हिच मेक्स ऑल द फाइबर एट द सेक्शन टू यील्ड, तो सभी फाइबर में अगर यील्ड है तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, और ओनली एक्सट्रीम फाइबर उसको बोलेंगे यील्ड मोमेंट। तो यहाँ पे स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स फाइंड कर देना है, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो इसका इनवर्स फाइंड कर देना है, आंसर आएगा ए। सेफ फैक्टर कह रहा है आई सेक्शन में कितना होता है? 1.2 से लेके 1.1
1.8 से लेके 1.2 तक। 2 किसका होता है? डायमंड का। 1.5 किसका होता है? रेक्टेंगल का। सबसे ज्यादा होता है ट्रायंगल का 2.34। अब ये इसका कोलैप्स लोड फाइंड करना है तो 6 MP बाई एल आएगा। सिंपल। देखो यहाँ पे कितने फाइंड होंगे तो वर्क डन कितना होगा? एक होगा 1 MP का थीटा यहाँ पे, MP थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 2 MP थीटा। 1 MP प्लस 1 MP, 2 MP थीटा यहाँ पे 3 MP थीटा इज इक्वल टू WL। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 6 MP बाई एल। यहाँ पे भी सेम है 6 MP बाई एल। और अगर आप लोड को देखो तो 30 किलो न्यूटन का लोड है और कोलैप्स लोड आएगा 180 किलो न्यूटन। कोलैप्स लोड आएगा 180 किलो न्यूटन। तो कितने का सेफ्टी फैक्टर हो गया? 6 का। और अब नेक्स्ट क्या पूछा है? अब 6 तो इसमें 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट पूछा है कि यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने का है तो वो देख लेना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, देखिए लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैसे क्या होता है? FY डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, मतलब 0.6 इंटू FY। अगर स्टील स्ट्रक्चर है तो, वैसे कंक्रीट है तो 0.44, इस तरह 0.445 या 0.45 FC के इस तरह से लेते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए आंसर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेंशन मेंबर है तो मैक्सिमम डेप्थ कितना होना चाहिए? 16T और 200 mm, व्हिचएवर इज लेस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूफ ट्रस है, मेंबर नॉर्मली एक्टिंग टेंशन मेंबर, सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यू टू विंड लोड एंड कंप्रेशन ड्यू टू विंड लोड। तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना? 3 ही होता है इसमें, 180, 350 एंड 400। तो 180 होता है ड्यू टू डेड लोड और 350 होता है ड्यू टू विंड लोड। तो 350 आंसर आएगा। और ऑलवेज इन टेंशन में क्या आता है? 400। ये कौन सा ट्रस है? ये फिंक ट्रस है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। तो कह रहा है टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना होगा M20 के लिए? तो क्या होता है? FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा। FCK कितना है? 20 प्लस 1.65 इंटू 4, आंसर आएगा 26.4। 456 में अपर लिमिट कितनी है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? कंक्रीट में तो 0.0035। ये डायरेक्ट IS कोड का है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी IS कोड का है कि जो स्ट्रेस ब्लॉक होता है उसका सेंट्रॉइड कितने अप्लाई करता है? तो 0.42 इंटू XU पे अप्लाई करता है। XU यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब D, तो यहाँ पे Fe250 के लिए पूछा है तो 53D। अगर Fe415 के लिए होता तो 48 और Fe500 के लिए होता तो 42, आंसर आएगा A। XU मैक्स बाई D की वैल्यू पूछा है, XU मैक्स बाई D की वैल्यू। ये भी IS 456 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। किसी भी बार के बीच में गैप, चाहे वो सेकेंडरी बार हो चाहे प्राइमरी बार हो, मैक्सिमम गैप 300 mm ही हो सकता है, 300 mm से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव लेंथ पूछा है इस केस में। अब ये भी IS 456 के टेबल से है। कौन सा टेबल? टेबल नंबर 28, IS 456 के टेबल नंबर 28। आंसर कितना है? 0.8L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RC बीम दिया हुआ है, 16 mm बार है, कोर्स एग्रीगेट की साइज है 20 mm। तो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा दो बार के बीच में। तो देखिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। डाया ऑफ द बार इफ द डाया आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है तो डाया ऑफ द बार ही आएगा। 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। तो डाया ऑफ द बार कितना है? 16 mm। और दूसरा कितना है? 5 mm मोर देन कोर्स एग्रीगेट, तो ये हो जाएगा 25। और क्या कह रहा है कि विच नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा है? 25, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 25 mm यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना है? 0.4% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये भी IS 456 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। बीम के लिए पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिजाइन ऑफ स्लैब डायमेंशन 3/7। तो ये है मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का डायरेक्शन पूछा है। तो ऑलवेज जो शॉर्टर स्पैन होता है उसी के अलॉन्ग हम मेन स्टील को प्रोवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम लॉन्गर स्पैन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका C। मेन रेनफोर्समेंट will be in 3 meter direction and distribution steel in 7 meter direction। ठीक है, तो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हमेशा मेन स्टील होता है। अगर 1 B स्लैब है ऐसे तो इस डायरेक्शन में होगा मेन स्टील, ये होगा मेन स्टील और ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। जो लंबा लंबा दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, ये था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 6 में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।